हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लैट एक्सप्रेस, जो अगस्त की मंथ की हमें रिसेंटली आई है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें नई हैं, कई सारी चीज़ें हमें समझनी है ना। छोटी छोटी चीज़ें भी कई जगह पर आ जाती है, और क्योंकि अब जुलाई के बाद से जो भी क्लैट एक्सप्रेस आई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि क्लैट के अंदर आए, क्योंकि क्लैट के अंदर नॉर्मली क्लैट क्या करता है, पिछले 5-7 साल भले आप खोल करके देख लो पास्ट पेपर्स, क्लैट हमेशा ये कोशिश करता है कि वो पिछले 2 से 3 महीने 4 महीने से लगभग पेपर बनाए। पिछले बार भी यही हुआ था, उससे पिछले साल भी यही हुआ था। तो कोशिश करें कि इसको आप ध्यान से करें, है ना। तो क्लैट एक्सप्रेस का ये पार्ट अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो टॉपिक इसका निकल करके आ रहा है, देखो गौर करते हैं अपन। फर्स्ट टॉपिक, आर्मेनिया अजरबैजान पीस एग्रीमेंट। अब ये क्या चीज़ हुई है, आर्मेनिया अजरबैजान क्या है और कैसे पीस एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है, थोड़ा सा अपन इसके ऊपर गौर करते हैं, है ना। देखिए ये इंडिया है, इंडिया से हम लोग इस तरफ गए। ये जो ईरान है, ईरान के ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर ये दो छोटे कंट्रीज़ हैं। ये है अजरबैजान एक तरफ, और एक तरफ जो है वो आपके आर्मेनिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि ये जो आर्मेनिया और अजरबैजान है, इनके साथ दिक्कत ये निकल करके आती है कि इन दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई चल रही है। अब क्वेश्चन है कि भाई इतनी लड़ाई क्यों चल रही है ना। सबसे पहले तो मैं आपको इसका बॉर्डर दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, ये आपके देखिए दो देश हैं, ठीक है ना। एक देश है आर्मेनिया, एक है अजरबैजान। तो ये जो देश है ये अजरबैजान है, ये जो पूरा इलाका दिख रहा है आपको ये अजरबैजान का है, ठीक है। दूसरी तरफ ये है, इसके जस्ट पास में एक देश आर्मेनिया नाम का, है ना। अजरबैजान का एक पार्ट आर्मेनिया के वेस्ट में है। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है, अब ये है अजरबैजान का लेकिन है आर्मेनिया की तरफ से, ठीक है ना। अब आर्मेनिया के इस तरफ है और बीच में इसका कॉरिडोर आ रहा है, ये पूरा इलाका आ रहा है इसका। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भाई क्या किया जाए, क्योंकि बीच के अंदर ये है, तो ऐसे में यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, पहले वो ईरान होकर के और फिर इधर जाता था, क्योंकि रास्ते का जो एरिया है वो आर्मेनिया का है। तो रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो एग्रीमेंट करवाया है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, उसमें ये करवाया है कि भाई यहाँ से एक कॉरिडोर बनेगा एकदम किनारे पर, ईरान का जो किनारा है और आर्मेनिया का जो बॉर्डर है, यहाँ पर एक कॉरिडोर बनेगा, जो कॉरिडोर जो है वो कनेक्ट करेगा अजरबैजान को इस इलाके से। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि नॉर्मली इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको ऑपरेट करेगा 99 ईयर्स के लिए अमेरिका। अमेरिका जो इसके ऊपर ध्यान रखेगा कि भाई कोई दिक्कत ना आ जाए। अब नॉर्मली तो क्या होता है कि भाई ऐसी कोई चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जानबूझ करके दिक्कत अमेरिका ने करी है। वो क्या करी है, ये कॉरिडोर ईरान के जस्ट पास में है, ईरान के बॉर्डर पर ही है, ठीक है। तो ईरान के बॉर्डर पर इस तरह से जो है वो जानबूझ करके अमेरिका ने अपनी जो पूरी सेना बिठाई है, तो ऑटोमेटिकली ईरान को गुस्सा आएगा। तो ईरान ने ये कह दिया कि भाई आप ये कॉरिडोर बना तो रहे हो, लेकिन वास्तव में ये लाशों का कॉरिडोर बनेगा। अगर आपने ये कॉरिडोर बनाया तो यहाँ पर हम लोग इस तरह की बमबारी करेंगे कि ये लाशों का कॉरिडोर बनेगा, फिर सोच लेना क्या होना है। क्योंकि आप हमारे किनारे के ऊपर जो है वो इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर के ऊपर अमेरिका जानबूझ करके आकर के बैठ रहा है, किस बहाने से कि भाई हम लोग तो कॉरिडोर की सुरक्षा कर रहे हैं, जो कि अजरबैजान के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, क्योंकि बीच में आर्मेनिया नाम का देश है ना। और आर्मेनिया से हम लोगों ने जो है वो ये सुरंग समझ लो या कॉरिडोर समझ लो जो निकाला है, वो आर्मेनिया और ईरान के बॉर्डर पर जानबूझ के निकाला है। भाई आर्मेनिया इतना बड़ा है, कहीं पर भी कॉरिडोर निकाल देते हैं, लेकिन जानबूझ करके ईरान के कॉरिडोर पर, ईरान के बॉर्डर पर ये चीज़ की गई। अच्छा ये भी चीज़ ध्यान रखें, आर्मेनिया और अजरबैजान का जो आपस में संबंध है वो भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। आर्मेनिया और अजरबैजान आपस में हमेशा से लड़ते आए हैं, हमेशा से इनके बीच में इश्यूज चले हैं, हमेशा इनके बीच में जो है लड़ाइयाँ चली है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर देखो ये एरिया ये पूरा ईरान का है, नीचे आपको शायद समझ में आ रहा होगा, ये नीचे पूरा जो देश है ये नीचे तक वो पूरा आर्मेनिया है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि आर्मेनिया जो है वो और अजरबैजान के बीच में लड़ाई है। क्यों लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा इलाका है अजरबैजान के अंदर ही, अजरबैजान के अंदर ही ये इलाका है। और इस इलाके की विशेष बात क्या है कि इस इलाके के अंदर जो लोग रहते हैं, वो जो लोग हैं वो क्रिश्चियन हैं, जबकि अजरबैजान एक मुस्लिम देश है, वो क्रिश्चियन लोग हैं। और इस एरिया को कहते हैं नागोर्नो कारबाख,
तो नागोर्नो कराबाख का जो एरिया है वो यहाँ पर इसका ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो क्रिश्चियंस है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग अर्मीनिया के, अर्मीनिया भी कह रहे हैं कि भाई ये लोग क्रिश्चियंस हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है कि इनका ये कहना है अर्मीनिया का, भाई क्योंकि ये इलाका मेरा है और मेरे जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए इस एरिया को मुझे दे देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं। और यहाँ के रहने वाले लोगों ने भी यही कहा। तो अजरबैजान ने ये कहा कि भाई यूँ है कि अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम लोग सारे अर्मीनिया के हो तो मैं यहाँ गेट खोल देता हूँ, चले जाओ सारे उधर, ज़मीन काहे की दूँ मैं ज़मीन देने वाला नहीं हूँ। तो इनके बीच में इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा था। ये भी ध्यान रखें, अजरबैजान क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है तो पास में टर्की भी उसका सपोर्ट करता है, और क्योंकि टर्की और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हैं तो इसलिए अजरबैजान का सपोर्ट पाकिस्तान भी करता है। हालांकि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं तो उसका कोई फ़ायदा होना है नहीं, लेकिन फिर भी एक मॉरल सपोर्ट देता है पाकिस्तान की, हाँ तुम सही हो भाई, चिंता मत करो, अपन तुम्हारे साथ है। ठीक है, अब क्योंकि अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान साथ में रहते हैं, इनका नेक्सस भी बना हुआ है, ऐसा भी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में भी ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली अर्मीनिया की तरफ देखना शुरू करता है, अर्मीनिया को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। तीसरी चीज़ ये समझ के आती है कि जैसे अजरबैजान के अगेंस्ट में अर्मीनिया है तो उसको सपोर्ट करता है। टर्की का आपने देखा होगा पीछे वाली क्लैट एक्सप्रेस के अंदर आया था कि सिप्रस के साथ में उसका जो इशू चलता है तो उसके अंदर वो सिप्रस को सपोर्ट करता है। मोदी जी वहाँ पर जाकर के आए हैं बाकायदा, ठीक है ना। आज तक हमारा कोई प्रधानमंत्री वहाँ पर नहीं गया, लेकिन मोदी जी जाकर के आए हैं, है ना, ताकि हम लोग ये चीज़ दिखा सकें कि अगर आप पाकिस्तान का सपोर्ट करोगे तो हम भी आपके अगेंस्ट में कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ही सपोर्ट सारा मिलेगा और हम लोग आपका विरोध नहीं कर सकते। टिट फॉर टैट चलता ही रहेगा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, तो बेवजह पाकिस्तान को सपोर्ट मत करो, ठीक है। तो ये सारा का सारा इशू जो है वो निकल करके आता है आपके अजरबैजान और अर्मीनिया वाले इशू के अंदर, जिसकी अभी रिसेंटली डील हुई है, पीस एग्रीमेंट, है ना। देखो इसके अंदर मैप है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा फर्स्ट पेज पर ही, ठीक है। तो ये इनके बीच में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ने हिस्टोरिकल डील यहाँ पर रखी है। ये जैसा मैंने आपको बताया था, ये इलाका है, लाचिन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये देखो नीचे से छोटा सा, ठीक है ना। और ये कॉरिडोर किसको कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर जो आपके अजरबैजान है उसको नाचविन का जो एरिया जो कि अजरबैजान का है उससे, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और ये कॉरिडोर कहाँ पर है, तो ये जो छोटा सा देश जो आगे जाके बड़ा हो रहा है ये यहाँ पे अर्मीनिया का है। तो अर्मीनिया के अंदर से कॉरिडोर बना है और किसके बॉर्डर पर है, ईरान और अर्मीनिया के बॉर्डर पर जानबूझ करके इसको बनाया है ताकि अमेरिका ईरान पर अपनी आंख रख सके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है इन दोनों के बीच में। बाकी इसके अंदर फैक्ट्स है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, तो ये चीज़ यहाँ सामने आती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ है, इंडिया फिलीपींस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पर जो है वो फिलीपींस के साथ में 75 ईयर्स जो है वो कंप्लीट किए हैं और डिप्लोमेटिक टाइज के, जिसके कारण से इनके बीच में रिलेशंस काफ़ी अच्छे हुए हैं। रिसेंटली जो विजिट है उसका क्या क्या फ़ायदा हुआ है, तो फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट हुआ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का, फिलीपींस को वीज़ा फ्री एंट्री मिली है। अब इंडिया फिलीपींस को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन है, मेरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। लेकिन पॉइंट ये आ रहा है कि दोनों के बीच में एकाएक इतना प्रेम कैसे आने लग गया, क्या कारण आ गया कि दोनों के बीच में इतना प्रेम बढ़ रहा है। अच्छा, सिर्फ फिलीपींस के साथ ही नहीं बढ़ रहा है, आप देखोगे तो बाकी जितने भी इस तरह के देश हैं आसपास में, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग इस जगह से बाहर निकलते हैं थोड़ा, देखो ये है इलाका, ठीक है ना। अब इस इलाके के अंदर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर है आपके फिलीपींस, ठीक है। अब फिलीपींस का खेल क्या है, इसको गौर से समझना। यहाँ पर इशू क्या निकल करके आता है कि ये जो फिलीपींस का एरिया है, फिलीपींस की लड़ाई चल रही है चाइना के साथ में। ऐसे ही ये वियतनाम है जो पास का जो स्ट्रिप है, और वियतनाम की भी लड़ाई चल रही है किससे, चाइना से, ठीक है ना। और बाकी जो आसपास के देश जैसे ये ब्रुनेई है, जैसे यहाँ पर मलेशिया वगैरह है, तो उनकी भी लड़ाई चल रही है ना। अब लड़ाई क्यों चल रही है इसको गौर से समझना आप लोग। यहाँ पर होता क्या है, नॉर्मली जो सी होती है, जैसे समुद्र होता है, उसके अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया आपका है ना। 12 नॉटिकल माइल के बाद का जो एरिया है वो एक नेचुरल सी बन जाती है, कॉन्टिग्यूअस जोन बनता है, फिर इकोनॉमिक जोन बनता है। लेकिन 12 नॉटिकल माइल तक कोई भी शिप आपसे पूछे बगैर अंदर नहीं आ सकती, है ना। आपकी ज़मीन पर जितना आपका अधिकार है, समुद्र में भी 12 नॉटिकल माइल तक लगभग पूरा आपका अधिकार रहेगा। 12 के बाद में 24 के अंदर सारी शिप आ जा सकती है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एनिमी शिप है तो उसको पहले सूचना देनी पड़ेगी। जैसे इंडिया के एरिया में अगर पाकिस्तान की शिप एंटर करेगी तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। इस 12 और 12 24 नॉटिकल माइल के अलावा
एक और होता है, एक और सेक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। इसके अंदर बेसिकली 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो आता है, लेकिन इसके अंदर कोई राइट्स नहीं है आपको, सिर्फ इकोनॉमिक राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। इकोनॉमिक राइट्स है कि अगर 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया, मेरे सी शोर से 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया में अगर कोई भी तरह की रिसोर्स मिलेगी, जैसे मान लो सपोज करो क्रूड ऑयल मिल गया वहाँ पर, है ना, कोई जेम्स मिल गए, या फिर आपके कोई मान लो एलिमेंट मिल गया ऐसा, है ना, जैसे आजकल क्या होता है कि इंडियन ओशन के अंदर जो है वो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं। अब ये क्या होता है, पत्थर होते हैं जिसके अंदर लगभग 5 या 10 तरह के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, है ना, तो बहुत काम की चीज़ें होती हैं। तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल सपोज करो आपके 200 नॉटिकल माइल में आ गया, है ना, तो ऐसे में वो जितनी भी चीज़ें मिलेगी वो एक्सक्लूसिवली आप ही की होगी, के ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता है, आपके अलावा कोई उसका अधिकार भी नहीं जमा सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पर हुआ क्या है, गौर करें कि सबका 12 नॉटिकल माइल है ना, और 200 नॉटिकल माइल है इकोनॉमिक एरिया। अब जैसे फिलीपींस का ये 200 नॉटिकल माइल है, ठीक है, वैसे ही वियतनाम का जो है वो ये 200 नॉटिकल माइल है। ठीक है, अब होता क्या है कि चाइना को बोला, तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने कहा कि भाई मेरा 200 नॉटिकल माइल तो ये है, ये पूरा इलाका मेरा ही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई सारे सारे देश जो है आसपास के वो कहेंगे भाई ये क्या तरीका है। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल आप कभी यूं बना लो, यही होगा, बना क्या लो, है ना, यही होगा आपका 200 नॉटिकल माइल। तो ये इतना बड़ा एरिया आप कैसे क्लेम कर रहे हो भाई, कोई लेन देन ही नहीं है। तो इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ सेटलमेंट है उसके पास में गए, तो वहां पर चाइना ने कह दिया कि भाई आपका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आप इसको सुन ही नहीं सकते हो। और दूसरी चीज़ ये देखने को मिलती है कि भाई उनका जुरिस्डिक्शन नहीं, उन्होंने मना कर दिया। और दूसरी तरफ ये देखने को मिला कि भाई ये जो इलाका है उसके अंदर ये सामने आता है कि भाई इनका, इसके अंदर एक्चुअल में जो चीज़ है वो ये है कि साउथ चाइना सी का जो पार्ट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्रूड ऑयल मिला है। तो ऐसे में जिसके हाथ में ये एरिया लग गया तो उसको वहाँ का सारा शेल गैस का, ऑयल का, क्रूड ऑयल का, शेल गैस तो नहीं है, ऑयल का, क्रूड का, सब का खजाना उसका हो जाएगा। तो एक तरह से खजाना से भरा हुआ ओशन है ये, और इसलिए पूरी दुनिया चाहती है कि भाई दुनिया का, इस एरिया की जो दुनिया है वो पूरी चाहती है कि भाई उसका कंट्रोल इसके ऊपर हो। और इसलिए यहाँ पर जो है बेसिकली अब ये देखने को मिल रहा है कि चाइना किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, चाइना को पूछा कि भाई तुम्हारा इलाका कैसे है, तो उसने कहा कि 1000 साल पहले यहाँ पर एक शिप निकली थी, उस पर लिखा था चाइना। और अगर देखते हैं तो हिस्ट्री के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बेसिकली जितने भी आइलैंड्स उन सबको कैप्चर किया था। तो जैसे ही जापान एकाएक हारता है, क्योंकि जैसे उसके ऊपर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते हैं, तो उसके बाद जब वो हार जाता है तो वो जो आइलैंड उसके रह गए थे तो उसके ऊपर यहाँ पर क्लेम करने वाला कोई नहीं था। तो वहाँ पर नॉर्मली चाइना ने उस समय से क्लेम कर दिया था कि भाई मेरे हैं सारे, क्योंकि चाइना का तो आपको पता है वो सब जगह फैलता ही जाना चाह रहा है कि सब जगह मेरी ही है और किसी को यही नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कारण से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि चाइना का जो इलाका है, यहाँ पर चाइना और फिलीपींस और वियतनाम के बीच में इस चीज़ की लड़ाई चलती रहती है। नीचे के जो देश हैं उनके अंदर भी ये इशू है। मलेशिया भी कहता है कि भाई मेरा ये इलाका है, तो उसको भी मना करते हैं कि नहीं तुम्हारा इलाका नहीं, इलाका तो खाली मेरा होता है ना। तो ऐसी चीज़ के कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है। पहले क्या होता था, इंडिया थोड़ा डरता था तो इंडिया ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारता था इस इलाके के अंदर, लेकिन जब से अपना डोकलाम का इशू हुआ, लद्दाख वाला इशू हुआ, या फिर अरुणाचल प्रदेश का इशू हुआ, तो बहुत ज़्यादा जब दबाव डालने लगा। और दूसरा क्या हो रहा है, चाइना भी क्या कर रहा है, म्यांमार से बात कर रहा है और श्रीलंका से बात कर रहा है, मालदीव से बात कर रहा है, ऊपर अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के साथ में काम कर रहा है। तो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है हर जगह से। तो ऐसे में इंडिया ने भी क्या किया है, पहले तो इंडिया मना करता था, इंडिया ज़्यादा छेड़ता नहीं था। अब इंडिया ने क्या किया, वियतनाम हमें कई सालों से कह रहा था कि भाई हमारे पास में, वियतनाम के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है ना, ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की। तो वियतनाम चाह रहा था कि भाई इंडिया यहाँ पर आकर के एक्सट्रैक्ट करे और जो आउटपुट हो उसको आधा आधा बांट लेंगे। तो पहले इंडिया मना कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये सब कुछ हुआ उसके बाद इंडिया ने इसको हाँ बोले कि चिंता मत कर भाई, आ रहा है। तो आज हम लोग चाइना के सिर पर बैठ करके और यहाँ पर जो है वो हम लोग ऑयल ड्रिल करते हैं। और क्योंकि वियतनाम के लिए हम लोग ऑयल ड्रिल करते हैं तो फिलीपींस को लगा कि यार ये अच्छा तरीका है, कल को मान लो मेरे भी यहाँ पे ऑयल निकलता है तो फ़ायदा होगा। तो वो इसलिए यहाँ पर भी बात होने लगी। और इंडिया इसलिए इंटरेस्ट ले रहा है कि ताकि चाइना को भी ये चीज़ समझ में आ सके कि हम लोग ताइवान से भी बात कर रहे हैं, हम लोग जो है फिलीपींस से भी बात कर रहे हैं, हम लोग वियतनाम से भी बात कर रहे हैं, हम लोग जापान से भी बात कर रहे हैं,
हम सबसे बात करने में लगे हुए हैं। तो जैसे आप घेरने की हमें प्रयास कर रहे हो, हमारे आसपास के दुश्मनों को ले रहे हो, दोस्तों को ले रहे हो, पड़ोसियों को ले रहे हो, वैसे ही हम लोग भी अब इनसे बात करने के प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी फिलीपींस को हमने क्या कहा था, ब्रह्मोस दी थी। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि दुनिया की फास्टेस्ट जो क्रूज मिसाइल है ना, तो वो हमने फिलीपींस को दी थी। तो ये चीज़ें क्या दिखाती है कि ये चाइना को वार्निंग है कि भाई इस तरह से काम मत करो, अगर आप इस तरह से चल सकते हो तो हमें भी ये काम करना आता है। ठीक है, तो इसी तरह के सारे जो है वो उनके साथ में बातचीतें हुई है, जो यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है। ये भी ध्यान रखें, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 के अंदर बनी है। पहले लुक ईस्ट थी, अब थोड़ा एग्रेसिव हो गई वो, तो एक्ट ईस्ट कहलाने लग गई। फिलीपींस बिकम फर्स्ट इंटरनेशनल बायर ऑफ इंडियाज ब्रह्मोस मिसाइल। इकोनॉमिक और ट्रेड एंगेजमेंट इनके बीच में बढ़ा है, ये हमने देख लिया। चाइना की 9 डैश लाइन कहलाती है, जो पूरे इस एरिया को अपना एरिया बताती है। यहाँ पे आइलैंड्स कौन कौन से हैं, तो पार्सल है, स्कारबोल है और स्पार्टली आइलैंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एशियान, ये भी ध्यान रखें, ये जो देश इन्होंने मिलकर के अपना एक ग्रुप बना रखा है, ठीक है ना। ये जो देश हैं, जो छोटे देश यहाँ पर हैं, जैसे फिलीपींस हो गया, इसमें 10 देश हैं टोटल। तो फिलीपींस इसके अंदर है, म्यांमार इसके अंदर है, लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, और आपके जो है कंबोडिया है यहाँ पर। इसके अलावा आपके मलेशिया है, सिंगापुर है, और ब्रुनेई है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ठीक है ना, और इंडोनेशिया है नीचे। तो ये 10 देश जो हैं वो इसके मेंबर हैं। एशिया नाम का ग्रुप है, 1967 में बना था, ठीक है ना। इसकी पूरी हिस्ट्री इसके अंदर लिखी हुई है, जो आपको याद करना है। इनकी विशेषता ये है कि ये आपस के अंदर काफ़ी अच्छा इनका संबंध चलता है, तो इसलिए ये अपना जो ग्रुप है इसके अंदर भी FTA करते हैं, तो इनके बीच में आपस में ट्रेड फ्री है, तो यहाँ पर ट्रेड भी बढ़ता है आपस में इनके कारण से, है ना। तो ओवरऑल इनके बीच में थोड़ा सा अच्छा आप कह सकते हो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, उसको एशियान कहते हैं ये लोग, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ सामने आती है। US अनाउंसेस 25% टैरिफ एंड पेनल्टी ऑन इंडियन एक्सपोर्ट। देखो रिसेंटली इंडिया के ऊपर 50% ये जो टैरिफ लगाया गया। अब इसमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गौर करें, वो ये है कि इंडिया जो है उसका और जो US का जो ट्रेड का सिस्टम है उसमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाता है, कई चीज़ों पर तो 100% टैक्स लगते हैं, है ना। तो ऐसे में हो ये रहा है कि भाई इतना ज़्यादा टैक्स होने के कारण से उनकी कंपनियां इंडिया में आ नहीं पाती, जबकि इंडियन कंपनीज वहाँ पे भरमार है ना। और इसी का कारण है कि भाई हमारे साथ हमारा जो ट्रेड रिलेशन है इनके साथ US के साथ में, तो उसके अंदर हम लोग खुद उनको 7.5 लाख करोड़ की गुड्स प्रोवाइड करते हैं, हर साल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ 3.5 लाख के ही इंडिया में आ पाते हैं, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा टैक्स लगा रखा है। तो ऐसा जब डोनाल्ड ट्रंप वापस आए तो आते ही उनका ये मानना था कि भाई ये चीज़ बड़ी गलत है, और इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई कोई भी देश, हम देश किसी देश को जो है वो अच्छे से कर सकें और वो देश हमें पेनल्टी पर पेनल्टी या फिर टैक्स पर टैक्स लगाए। तो उन्होंने फरवरी मार्च के अंदर आने के बाद में ये बात को कहा था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग हर एक देश के ऊपर ऐलान करते हैं कि अब हम लोग जो हैं वो हर देश के ऊपर इस तरह से टैक्स लगाएंगे जितना उन्होंने लगाया। तो अप्रैल में उन्होंने टैक्स लगाने की कोशिश करी, लेकिन बाद में 90 डेज़ का उन्होंने ब्रेक ले लिया। फिर जुलाई में वापस से जो है वो टैक्स लगाने की वहाँ पर बात हुई, और इंडिया के साथ में नेगोशिएशंस करने शुरू करे थे, लेकिन ये नेगोशिएशंस पूरे नहीं हो पाए, और यहाँ पे देखने को मिलता है कि 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया। ये 25% लगाने के बाद में ये देखने को मिला कि उसी के साथ में ब्रिक्स की समिट थी। जब आपने देखा होगा कि मोदी जी जो जुलाई के अंदर आपने देखा होगा कि 5 देशों की यात्रा की थी, तो उसमें एक ब्राज़ील भी गए थे। तो ब्राज़ील में जो ब्रिक्स की समिट हुई, और ब्रिक्स ने वहाँ पर ये बात कही कि हम सब देश मिल करके और ब्रिक्स करेंसी निकालेंगे। ब्रिक्स करेंसी निकालने का मतलब क्या है, आज के देश में पूरी दुनिया के अंदर डॉलर चलता है, सिर्फ पूरी डॉलर की ही मार्केट है, और डॉलर ही सबको जो है वो आप कह सकते हो जो ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे डॉलर से होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब डॉलर से ही सारे ट्रांजैक्शन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉलर की वैल्यू अच्छी रहेगी। लेकिन जैसे ही ब्रिक्स करेंसी निकलेगी तो ब्रिक्स के सारे देश जो है वो ब्रिक्स करेंसी में जो है वो सारा ट्रेड करेंगे, और अगर ब्रिक्स करेंसी में सारा ट्रेड करेंगे सारे देश, तो ऐसे में डॉलर को कौन पूछेगा। तो ट्रंप को इतना गुस्सा आया इस चीज़ से कि ट्रंप को लगा भाई ये तो गलत चीज़ हो रही है और ब्रिक्स करेंसी को अपने को रोकना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके बाद ट्रंप को जो गुस्सा आया तो उसने जितने ब्रिक्स कंट्रीज़ थे उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश करी, और उसी के तहत उसने इंडिया के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिया। किस बात का, भाई ये तो कह नहीं सकते मेरे गुस्सा आ गया था।
उनका आप रशिया से ऑयल परचेज करते हो, जो गलत है क्योंकि वो यूक्रेन की वॉर को फंड करता है, तो इसलिए हम लोग आपके ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगाएंगे। अब इसका मतलब क्या होगा, इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन यूएस है, लार्जेस्ट। और अगर लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन यूएस है और ऐसे के अंदर अगर उसमें 50% टैरिफ लग जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो जाएगी। 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये की हो जाएगी। तो ऐसे में आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वहाँ के लोग, और इवेंचुअली क्या होगा कि आपका माल बिकना बंद हो जाएगा, और ऐसे में आपकी जगह जो है वो कोई और ले लेगा, वहाँ का डोमेस्टिक पर्सन ले लेगा। तो ये सब चीज़ों के होने के कारण से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इंडिया और आसपास के जितने एरियाज़ हैं जिनके ऊपर ये सैंक्शंस लग रहे हैं, उनके लिए बड़ी विकट परिस्थिति आ गई। दूसरी चीज़ ये भी एक सामने क्वेश्चन निकल कर के आया कि भाई वास्तव में क्या ये पावर वहाँ के प्रेसिडेंट के पास है कि वो इस तरह से हर एक पर टैक्सेस लगा सके। तो उसमें ये चीज़ देखने को मिली कि ये जो पावर है वास्तव में वो उन्होंने जो ली है, वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक इमरजेंसीज एक्ट नाम से एक एक्ट पास किया गया इन्होंने, और उस एक्ट के तहत ये लिखा हुआ था कि अगर कोई भी देश आपके साथ में इकोनॉमिक लॉस कर रहा है, तो ऐसे में अमेरिका के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है अमेरिका के कि वो चाहे तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है या फिर दूसरे कोशिशें कर सकता है, लेकिन वहाँ पर शब्द टैरिफ लिखा हुआ ही नहीं है। अब जब टैरिफ लिखा हुआ नहीं है तो हुआ ये कि किसी ने कोर्ट में केस कर दिया और कोर्ट ने कह दिया कि बात तो सही है, लिखा हुआ तो नहीं है, तो हम लोग हाथों हाथ इसको जो है वो हटाते हैं। तो ऐसा कोर्ट ने कह दिया कि भाई अब हम आपका ये जो टैरिफ है ये इलीगल है और हम इसको रखने नहीं देंगे। तो इंडिया जिस भी देश के ऊपर आप इस तरह के टैरिफ इस एक्ट के बेस पे लगा रहे हो, वो सारे के सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, है ना। आपके पास 15 दिन का समय है, 15 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को मान लिया तो हट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारे फैसले को रोक दिया तो आपका जो टैरिफ है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है पूरे खेल के अंदर देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इनके बीच का जो रिलेशन है, संबंध है, वो इसीलिए भी देखने को मिला क्योंकि अभी रिसेंटली जो विजिट हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की SCO के अंदर, तो उसमें भी दोनों के बीच की जो बॉन्ड हमें थे वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे थे। तो ये एक ख़राब संकेत यहाँ देखने को मिला इनके बीच में। ये भी ध्यान रखें, यूएस के खुद के अंदर विरोध हो रहा है, यूएस के अंदर जो टैरिफ्स लगाए गए हैं, क्योंकि उनके बेसिक नीड्स की कई सारी चीज़ें जो है वो इंडिया से आती है और उन सब के ऊपर टैरिफ जिस हिसाब से लगाया गया है तो उसका काफ़ी बुरा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। WTO स्पेसिफिकली दुनिया के अंदर बनाया गया है ताकि दुनिया में देश जो है वो आपस में टैरिफ्स ना बढ़ाएं और ग्लोबलाइजेशन बढ़े, लेकिन देखने को मिल रहा है कि WTO जो है उसका सिस्टम लगभग फेल होने की जैसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या है कि सबका कंसेंसस चाहिए, सब लोग साथ में मिलकर के कंसेंसस से अगर कोई ऐसे मान लो 100 देश हैं उसमें और 100 में से अगर 50 या 99 भी अगर हाँ भर रहे हैं और एक मना कर रहा है तो भी वो चीज़ मानी नहीं जाती। तो WTO का ये सिस्टम है कि भाई सब हाँ बोलेंगे तब काम करेंगे, तो वो कभी हो ही नहीं पाता। दूसरा WTO के अंदर जो है वो अपील ट्रिब्यूनल्स वगैरह भी हैं, है ना, उसके कोर्ट्स भी हैं जिसके अंदर आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हो कि भाई जो WTO ने रूल बनाए उसी के खिलाफ कोई देश अगर काम कर रहा है तो। अब हो क्या रहा है कि अमेरिका ने रोक रखा है वहाँ के जजेस का अपॉइंटमेंट, तो उसके अंदर जजेस ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वहाँ पर जज नहीं है तो कोई केस भी नहीं कर सकता, तो काम सारा ठप हुआ पड़ा है WTO के अंदर। ये भी यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। विजिट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू रशिया। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा जैसे जैसे चाइना जैसे जैसे हमारा अमेरिका के साथ में संबंध जो है वो ख़राब होता जा रहा है, तो हमें दो काम यहाँ पे करने पड़ेंगे। पहला तो ये कि अमेरिका से बातचीत चालू रखनी पड़ेगी, है ना, ताकि इतना बड़ा एरिया अपन खोए नहीं, 7.5 लाख करोड़ का जो अपना एक्सपोर्ट होता है उसको खोना सही नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी करनी पड़ेगी आपको कि आगे चल करके अमेरिका कोई भी व्यक्ति इस तरह से काम वापस कर सकता है, मना थोड़ी है, वापस से वो इंडिया पे टैरिफ लगा सकता है ये मान करके कि विश्व का विजेता मैं ही हूँ। तो ऐसे में अमेरिका को ये भी दिखाना पड़ेगा कि भाई आप अकेले नहीं हो और आपके कई विकल्प हैं, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, है ना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वहाँ पर अब इंडिया जो है वो रशिया की तरफ खुला जो है वो चलने लगा है। वैसे भी रशिया के साथ रिलेशन हमारे काफ़ी अच्छे थे, आपने सुना होगा कोल्ड वॉर के अंदर भी जब 1971 के अंदर इंडिया जो है वो बांग्लादेश के लिए जब वॉर लड़ रहा था, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अमेरिका की तरफ से यहाँ पर जो है वो
पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए उनकी न्यूक्लियर फ्लीट भेजी गई थी, जिसके अगेंस्ट में इंडिया को बचाने के लिए रशिया ने अपनी फ्लीट भेज दी थी। तो वो क्या चीज़ थी, वो बेसिकली इंडिया को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो है वो कोशिश करी थी, और उसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक उस समय भी था। इसके बाद में भी देखने को मिलता है कि लगातार आज तक रशिया के साथ हमारा सपोर्ट बहुत अच्छा है। जो डिफेंस के अंदर भी हम लोग परचेजेस करते हैं तो लगभग सारे रशिया के साथ में से करते हैं, ताकि हम लोग उसको डेवलप कर सकें ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। तो रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने वहाँ पर इंडिया रशिया का जो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है वहाँ पर जो है उनके बात करी है। अभी इस साल की जो इस महीने की जो क्लैड एक्सप्रेस आएगी उसमें आपको ये भी चीज़ देखने को मिलेगी कि किस तरह से इंडिया और ये जो चाइना है, इंडिया और रशिया है और चाइना है, उनके बीच में किस तरह से रिसेंटली जापान की जो विजिट है पीएम की, उसके बाद में एससीओ के लिए जो वो तंजन गए थे चाइना के अंदर, दोनों के तीनों के बीच में जो रिलेशंस बने थे, जिस तरह से वो रिलेशंस को गहरा रहे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर आउटपुट जो है वो देने का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये चीज़ यहाँ सामने आ रही है इस रिलेशन के साथ। व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के बीच में कॉरिडोर बनाया जा रहा है। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर को भी अच्छा करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। एक यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है ऑस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट, इसको गौर से समझें। ऑस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अब सपोज़ कीजिए कि नॉर्मली क्या होता है, पेमेंट सारा डॉलर में होता है, मैंने आपको बताया। तो कई बार अब जैसे डॉलर के लिए मना कर दिया अमेरिका ने कि भाई रशिया अपने पेमेंट के लिए डॉलर का हमें नहीं ले सकता, तो ऐसे में इंडिया के साथ जो ट्रेड है उसके अंदर कौन सी करेंसी में ट्रेड हो, तो वो चीज़ करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो चीज़ है उसको करने के लिए फिर इंडिया और रशिया ने जो है वो ऑस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट का खेल खेला, जिसके अंदर क्या होता है कि रशिया की एक बैंक का खाता जो है वो इंडिया के एसबीआई के अंदर खोल गया, सपोज करो, है ना, कि एसबीआई के अंदर उस जो बैंक है उसका एक खाता खोल दिया, और ऐसा ही एसबीआई का एक खाता जो है वो उनके बैंक में खोल दिया, ठीक है ना। अब ऐसे में इफेक्ट क्या होगा, गौर करना कि भाई हमें जो भी पेमेंट करना होगा उनको, तो हम सपोज करो 100 रुपये का हमें उनको पेमेंट करना था ऑयल का, तो ऑयल का रुपये का 100 रुपये का जो पेमेंट है वो हमने उस खाते में डाल दिया, है ना। दूसरी तरफ क्या हुआ कि उनको हमें पेमेंट करने का था कोई भी चीज़ का, है ना, तो वो जो पेमेंट उनका जो 100 रुपये था वो उन्होंने अपनी करेंसी से हमारा जो खाता था उसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना। अब उनकी करेंसी के 100 रुपये जो हमारे हैं वो उनके बैंक में पड़े हैं, और हमारे देश के अंदर उनके जो 100 रुपये हैं हमारी करेंसी में वो हमारे बैंक में पड़े, है ना। तो ऐसे में कोई एक्सचेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जो 100 है और ये जो 100 है दोनों अमाउंट बराबर है, तो ऐसे में ये वो रख ले ये वो रख ले तो बात ख़त्म, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के कारण से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ये चीज़ करी गई ताकि डॉलर को सरपास कर सके, डॉलर को अलग रख सके। तो ये जो ऑस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट है, ये इस चीज़ को यहाँ पर जो है वो नाम दिया जाता है। रशिया और इंडिया के बीच में ऑस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट चल तो रहा था, थोड़ा दिक्कत उसमें क्या है कि एक्चुअल में हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं, तो उनके इंपोर्ट से हम जो पैसे जमा करवाते हैं वो तो हमारे एसबीआई के अंदर उनका जो खाता है उसका तो बैलेंस बहुत ज़्यादा है, जबकि हम लोग उनको एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं तो उसका बैलेंस कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में एक्सचेंज काहे का करें, दिक्कत ये आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी की भाई सारे की सारी चीज़ों के अंदर इंडियन रुपी को ही काम में लिया जाए इंटरनेशनली, है ना, तो ये भी एक पर्सपेक्टिव देखने को इकोनॉमिकली मिल रहा है। 24th इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग। देखो इंडिया और चाइना के बीच के भी रिलेशंस बढ़िया हो रहे हैं, उसका कारण क्या है, जैसे हमने बताया कि भाई जो अमेरिका के साथ में जो इश्यूज़ हुए हैं तो उसके बेस के ऊपर हम लोग जो है वो चाइना के साथ संबंध अच्छे कर रहे हैं। चाइना के रिलेशंस भी है जो हमारे साथ में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ रहा है रिसेंटली, और जो बॉर्डर इश्यूज़ थे, सबसे बड़े इश्यूज़ हमारे जो चाइना के साथ हैं वो बॉर्डर इश्यूज़ हैं, है ना। तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और वो और जो चाइनीज़ साइड की जो एडवाइज़र्स हैं उनकी रिसेंटली मीटिंग हुई है ताकि हमारे बॉर्डर्स जो है उनको शांत किया जा सके, इश्यूज़ जो है उसको रोका जा सके। कहाँ कहाँ पर इशू है उसको थोड़ा सा अपन लोग देखते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी जो है वो शुरू की जा सके, उसके भी 2 रूट है, ध्यान रखें। एक रास्ता जो है वो लिपुलेह से आता है, एक रास्ता जो है वो आपके इस तरह से गैंगटॉक से होता हुआ थोड़ा लंबा रास्ता है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो रास्ता इसका चलता है। थोड़ा सा अपन लोग बॉर्डर देखते हैं, कौन कौन से बॉर्डर है इंडिया चाइना के बीच में जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, जहाँ पर इश्यूज सामने आ रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, गौर करना कि ये अक्साई चीन का जो इलाका है ये एक बॉर्डर
का इलाका है और ये ऐसा इलाका है जहाँ पर दोनों देशों के बीच में, बॉर्डर के बीच में इशू है ना। तो एक तरफ इंडिया कहता है कि भाई वास्तविक लाइन ये है ना, और इतना पूरा जो है एरिया वो हमारा है, जबकि चाइना कहता है कि वास्तविक लाइन ये है और ये पूरा एरिया जो है वो यहाँ तक हमारा है। तो ये जो बीच का जो इलाका है ये डिस्प्यूटेड है, जिसको हम लोग कहते हैं अक्साई चिन, है ना। अक्साई चिन का जो इलाका है, अब इसके अंदर ज़्यादा दिक्कत कहाँ आई, तो आपने कई बार नाम सुना होगा गलवान वैली का, है ना। गलवान वैली क्यों इतनी प्रॉब्लमैटिक है, उसका रीज़न ये है कि जहाँ पर है गलवान वैली का काम, है ना। अब होता क्या है, यहाँ पर है पहाड़, ठीक है, पहाड़ के पास में है नदी, और नदी के पास में जो है वो एक रोड है जो कि एग्जैक्टली यहाँ ऊपर तक जाती है, और यहाँ पर जो है वो एक्चुअल में इंडिया का एक बहुत बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है, गोल्डन बे गोल्डी है, ठीक है। वो एयरफोर्स स्टेशन ऐसी जगह पर है कि वो एक साथ में पाकिस्तान और अक्साई चीन का जो इलाका है दोनों के ऊपर नज़र रख सकता है, ठीक है ना। तो वो 2 फ्रंट वॉर में बहुत काम का है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी दोनों के साथ में संबंध रख सकता है वो, और इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है वो, और वहाँ जाने के लिए एक ही रोड है जो कि डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचती है, और वो कहाँ से निकलती है, तो गलवान वैली के पास में जो नदी है उसके जस्ट पास में चिपती चिपती वो रोड आगे तक जाती है। अब हुआ क्या था पहले कि भी गलवान वैली में जो पहाड़ है, उन पहाड़ से काफ़ी दूरी पर जो है, यूँ समझ लीजिए कि पहले काफ़ी दूरी पर जो है वो चाइना की फोर्सेस थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये फोर्सेस आगे आते आते इन पहाड़ों तक आ गई। अब सोचिए कि पहाड़ों के ऊपर आप हैं और नीचे ही जस्ट जो है नदी के जस्ट पास में वो रोड है जो कि ऊपर तक जाती है ना, गोल्डन बे गोल्डी तक। तो आपको उसको ख़त्म करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहाड़ी इलाका में जो ऊपर रहेगा उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिला कि ये लोग ऊपर तक पहुँच गए, तो हमारी जो ये रोड है उसके ऊपर बड़ा खतरा आ गया कि तो मुश्किल हो जाएगी अगर ये रोड जो है वो यहाँ पर इन्होंने गलत ख़त्म कर दी। तो ऐसे में गलवान वैली का बहुत बड़ा इशू हुआ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इशू आती है वो आता है पेंगोंग सो लेक का। यहाँ थोड़ा सा छोटा सा एक लेक है पेंगोंग सो, वो लेक कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से ये लेक है ना। इस लेक की ये शेप का कारण वैसे एक्चुअली में पहाड़ों के बीच में बना हुआ है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आती है कि जो शेप है उसके अंदर कई सारे फिंगर्स हैं, जैसे देखो ये एक फिंगर है, फिंगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके फिंगर्स हैं। तो इसमें 8 फिंगर्स हैं, है ना। ये तो मैंने 6 बनाए हैं, वैसे 8 फिंगर्स हैं। 8 फिंगर्स के अंदर यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्यूट चलता है, और मेनली सेकंड से लेकर के और जो 6 7 जो फिंगर है वहाँ तक डिस्प्यूट है, क्योंकि इंडिया कहता है कि भाई यहाँ तक मेरा है और चाइना कहता है कि यहाँ तक मेरा है, तो दोनों ही इसको क्लेम करते हैं। तो ऐसे में जो बीच का इलाका है वहाँ पर दोनों जो है वो अपनी पेट्रोलिंग करते हैं। सुबह के समय में इंडिया जाता है वहाँ पर थूक करके गंदगी फैला करके आता है, ये दिखाने के लिए कि भी इलाका मेरा है। शाम के समय चाइनीज़ आते हैं, वो यहाँ पे सफाई करते हैं, और सफाई करके और फिर ये बताते हैं कि नहीं ये इलाका हमारा है। तो 2020 के समय में क्या हुआ, जब लड़ाइयाँ बढ़ गई थी तब यहाँ पर दोनों के बीच में क्लैशेस हुए, और ऐसे क्लैशेस हुए दोनों के बीच में कि चाइना ने क्या किया, अपने यहाँ पर तंबू गाड़ लिए। पहले सिर्फ घूमने आते थे, तंबू गाड़ लिए, यहाँ पर बैठ गए, तो इंडिया ने भी जस्ट सामने यहाँ पे तंबू गाड़ के बिठा दिए। फिर ये अपनी आर्टिलरी लेकर के आए, वो भी लेकर के आए, और लाते लाते इतना बढ़ा दिया यहाँ पर कि इसकी सिचुएशन ये होगी कि लग रहा था बस वॉर होने ही वाला है ना। तो ये पेंगोंग सो का इशू है, जो कि ये जो नॉर्दर्न सेक्टर है इसके अंदर देखने को मिला था, पर वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है इसको, इसमें देखने को मिला था। ये ध्यान रखें, इसके अंदर वैसे तो कई और इलाके हैं जहाँ पर बात की जा सकती है, हॉट स्प्रिंग्स का भी एरिया है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में आपके काम का नहीं है ना। दूसरी चीज़, वेस्टर्न जो एरिया है, ईस्टर्न जो एरिया है, ईस्टर्न एरिया का अगर हमारे पास इसमें मैप हो तो, नहीं एक मिनट ठहरें, देखो ईस्टर्न जो इलाका है वो ये है, जो अरुणाचल प्रदेश जो का जो इलाका है, अरुणाचल प्रदेश का ये जो एरिया है ये, और जो आपके सिक्किम का एरिया है, ये एरिया और ये एरिया। अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या देखने को मिलता है कि चाइना क्लेम करता है कि ये पूरा का पूरा एरिया अरुणाचल प्रदेश का उसका है ना। और दूसरा ये जो इलाका है आपके भूटान के पास में और नेपाल के बीच वाला जो सिक्किम का एरिया है, वहाँ पर भी वो क्लेम करता है कि वो उसका है। अब एग्जैक्ट क्लेम तो उसके ऊपर नहीं करता है, लेकिन जैसे भूटान का जो एरिया है डोकलाम का, वो इशू जो है किसके बीच में है, वो इशू है वास्तव में भूटान और चाइना के बीच में।
लेकिन देखने को क्या मिलता है कि इंडिया वहाँ पर खड़ा है। क्यों खड़ा है इंडिया? क्योंकि इंडिया को ये पता है कि अगर डोकलाम के ऊपर उसने कब्जा कर लिया तो वो चिकन स्नेक के बहुत पास में आ जाएगा। चिकन स्नेक क्या है बेसिकली? देखो ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश और नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है, गौर करना, अब इसमें कितनी छोटी सी जगह रह गई है जहाँ से हम लोग नॉर्थ ईस्ट जा सकते हैं। तो इंडिया का ये वीक पॉइंट है, क्योंकि ये जो छोटा सा इलाका है, अगर ये इलाका आपके हाथ से कट जाता है तो एक नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। तो चाइना भी अगर वॉर करेगा तो वो सबसे पहले इसको काटने की कोशिश करेगा आपके कंट्रोल से। और वो काटने की कोशिश कहाँ से करेगा? क्योंकि ये डोकलाम की एरिया अगर उसका हो गया तो फिर उसका डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा इस कॉरिडोर से, सिलिगुड़ी कॉरिडोर से। तो इसलिए भी ये इलाका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पर हर चप्पे चप्पे पर जो है वो हमने इतनी ज़्यादा फोर्सेस लगा रखी है ताकि ये एरिया हमारे कंट्रोल से बाहर ना जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? चलो ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो देखने को इसके साथ में मिलती है और ये इनके बीच के बॉर्डर्स हैं। ठीक है, इस बॉर्डर को कहते हैं मैकमोहन लाइन, जो आपके कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहले दिक्कत क्या थी कि भाई यारलांग सांगपू जो थी, जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका हमें लगता था कि भाई पैसा जितना भी पानी है वो सारा का सारा यहाँ से निकल करके आता है। लेकिन बाद में जब यहाँ की हाइड्रोलॉजिकल सर्वे हुआ तो पता चला कि भाई 60% वाटर तो यहाँ कलेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में अरुणाचल प्रदेश को लेने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो गई है चाइना की, और चाइना कह रहा है पूरा एरिया मेरा है। क्यों? क्योंकि इस नदी के अंदर जो दिहांग, दिबांग, लोहित और जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी की सारी इसी इलाके से आती है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को दोनों के बीच में मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या टॉपिक है नेक्स्ट। 100th एनिवर्सरी ऑफ काकोरी ट्रेन। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो काकोरी है, काकोरी जो एरिया है, इसके अंदर काकोरी जो ट्रेन है, ये बेसिकली 1925 के अंदर क्या हुआ था कि जब भी देश के अंदर ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर आपके देश के अंदर एक लीडरशिप नहीं होगी, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि दिक्कतें बढ़ेगी, है ना। अब दिक्कत से कैसे बढ़ेगी? तो हुआ ये था कि भाई गांधी जी जो थे, अब गौर से अगर आप करोगे तो 1905, 6, 7 तक लगभग जो है वो कांग्रेस पूरे एरिया के अंदर थी और कांग्रेस की लीडरशिप चल रही थी। तो इसलिए वहाँ पर स्वराज मूवमेंट वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने करी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। 1907 में कांग्रेस का सूरत स्प्लिट होता है और उसके बाद में से क्या होता है, लीडरशिप खत्म हो जाती है देश में से कि अब कौन क्या कुछ करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि क्योंकि लीडरशिप खत्म हो गई तो अब क्या करें। तो ऐसे में ये देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल हीरोइज्म जागता है, यानी कि व्यक्ति को पता नहीं कि उसकी एनर्जी है वो कहाँ काम में ले, तो वो इंडिविजुअली सोचता है कि बाकी कोई कुछ कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, मैं तो बम फोड़ सकता हूँ ना, मैं तो मेरे देश के लिए कुछ करूँ, मैं तो देश को आज़ाद करने के लिए कुछ करूँ, इन अंग्रेजों को भगाने के लिए कुछ करूँ। तो ऐसा क्या होता है, 1907 से लेकर के तकरीबन 1915 के आसपास तक में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल हीरोइज्म देखने को मिलता है। जैसे जो आप देखोगे जब दिल्ली शिफ्ट की गई कैपिटल कोलकाता से 1911 के अंदर, तो वहाँ पर जो है वो वाइसरॉय हार्डिंग के ऊपर बम गिराए गए, क्योंकि सचिन सान्याल ने बम गिराए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बम क्यों गिराए गए? क्योंकि उनको यूथ को अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की जगह नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने इस तरह से किया। यही उसके बाद में गांधी आ जाते हैं 1915 के अंदर, फिर चंपारण आपको देखने को मिलता है 17 के अंदर, उसके बाद में अहमदाबाद का, उसके बाद में खेड़ा वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन के कारण से यहाँ पर उसके बाद में लीडरशिप थी तो देश उस हिसाब से चल रहा था। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में 1922 के बाद में, जैसे ही चौरा-चौरी में 1922 में उन्होंने ख़त्म करा इसको, तो 1920 से 22 तो उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन 22 में जैसे ही मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया तो उसके बाद में वापस से वही चीज़ हो गई। गांधी तो वापस से जो है वो रिकंस्ट्रक्शन का काम, जो देश के अंदर लोगों से बातचीत करने के काम में लग गए थे, तो लीडरशिप नहीं थी फिर कुछ करने की, तो क्या करें। तो ऐसे ही टेररिस्ट तो नहीं कहना चाहिए, कोई गलत चीज़ हो जाएगी, ऐसे ही रेवोल्यूशनरी जो ग्रुप्स थे वो बाहर आने लगते हैं। और ऐसा यहाँ पे क्या होता है कि इन लोगों ने काम करना शुरू करा और ऐसा चीज़ देखने को मिलता है दैट ग्रुप्स बनने लगे ऐसे यूथ के, जो कि अंग्रेज़ों को मारने की तरफ मूव करने लगे। उन्हीं के अंदर से एक था HRA, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसके अंदर इन्होंने कोशिश करी कि भाई देश को आज़ाद करें और मुस्लिम्स को ये बात बताएं, आपके ब्रिटिशर्स को ये बात बताएं कि भाई ये चीज़ यहाँ नहीं चलेगी, आपको देश छोड़ना पड़ेगा, हिंदू मुसलमान साथ में ही रहेंगे, आपके अलग करने से होंगे नहीं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि बहुत कुछ करने की कोशिश करी और वेपन्स खरीद करके उनको मारने की कोशिश करी, लेकिन गरीब लोग थे, वेपन्स कहाँ से लाते। तो उन्होंने सोचा कि भाई काकोरी के अंदर एक ट्रेन जाने वाली है और उसमें लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये होंगे। उस ज़माने के बहुत ज़्यादा होते थे, आज के समझ लो
10-15 करोड़ होंगे, है ना। तो ये पैसे अगर अपन लूट लेते हैं तो लूट करके काम में ले सकते हैं। तो काकोरी जो ट्रेन है उसको बीच में रोक दिया गया और रुकवा करके उस ट्रेन को फिर उसको लूट लिया गया, पूरी पूरी ट्रेन को। तो ये जो काकोरी का कांड था ये बड़ा फेमस हुआ। इसके बाद में देखने को मिलता है कि जितने भी लोग थे इस कांड के अंदर उनको पुलिस ने बुरी तरीके से अरेस्ट करा, ठीक है ना। और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो रह गए थे, बाकी सबको अरेस्ट कर लिया था। उनका था कि भाई मैं आज़ाद जिया हूँ, आज़ाद ही मरूंगा, तो इसलिए उनके साथ बहुत झड़प हुई, फिर वो बच के निकल गए। उन्होंने बाद में फिर जो है वो एचआरए को ज़िंदा रखने की बहुत कोशिश करी, लेकिन क्योंकि वो अकेले हो गए थे, बाकी जितने भी दोस्त थे उनके उन सबको अरेस्ट करके मार दिया गया था। तो ऐसे में जो नए बच्चे थे, जैसे आपके जो भगत सिंह थे, जो सुखदेव थे, राजगुरु वगैरह थे, तो उन सबको भी ये काम करने थे। तो उनको वो इनके साथ में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम अब जो है उसको चलाएंगे। तो भगत सिंह जब इसको चलाने लगते हैं तो एचआरए को नाम देते हैं HSRA, सोशलिस्ट एसोसिएशन, कि हम लोग ना ही केवल ब्रिटिशर से अलग करेंगे देश को, बल्कि देश के अंदर भी जो बहुत अमीर हैं और जो बहुत गरीब है उनके बीच का गैप खत्म करेंगे। ऐसा ना हो कि अंग्रेज चले जाएं और फिर अमीर गोरे वापस आ जाएं और देश ऐसा कैसा रह जाए। तो HSRA में वो कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में वो भी कई कोशिशें करते हैं, जैसे सॉन्डर्स का मर्डर करते हैं, जो कि लाला लाजपत राय को मारते हैं। इसके बाद में वो पार्लियामेंट असेंबली के अंदर बॉम्ब गिराते हैं, है ना। और कई सारे ऐसे काम करते हैं जिसके बाद में अल्टीमेटली उनको फांसी दे दी जाती है 1931 के अंदर, है ना। तो ये चीज़ जो है वो काकोरी कांड, क्योंकि 1925 में हुआ था और अभी 2025 है तो 100 साल इसके पूरे हुए। 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिसेंटली आया है, जो क्या चाहता है, इनका ये मानना है कि अगर कोई ऐसा नेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो होम मिनिस्टर है, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर है, या फिर ऐसा व्यक्ति है जो चीफ मिनिस्टर है या कोई भी ऐसी पोस्ट के ऊपर है, तो ऐसा व्यक्ति के ऊपर अगर कोई ऐसी सज़ा आ रही है जो कि 5 साल से ज़्यादा की है, 5 ईयर्स से ज़्यादा का अगर इम्प्रिजनमेंट उसको घोषित कर दिया गया है, या फिर ऐसी स्थिति है जहाँ पर उसको जो है इस सज़ा के अंदर ही जेल में डाला गया है और जेल में 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 30 डेज से ज़्यादा अगर वो रुकता है जेल के अंदर, तो ऐसे में ऑटोमेटिकली उसकी जो पोस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना। ये करा इसलिए गया था, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जो दिल्ली के जो सीएम थे, दिल्ली के जो आपके सीएम थे अरविंद केजरीवाल, वो यहाँ पर जो है देखने को मिला कि वो सरकार चला रहे थे अपनी जेल से। तो जेल से ऑब्वियसली सरकार सही चलेगी नहीं, तो उसका बड़ा लॉस यहाँ पर जो है वो देखने को मिला वहाँ की गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई हम लोग इस तरह से चेंजेस कर रहे हैं ताकि कोई भी क्रिमिनल व्यक्ति अगर ऐसी पोस्ट पर आ जाता है तो वो अपनी पोस्ट को सही तरीके से काम में नहीं ले पाएगा, और ऐसी सिचुएशन को अगर देखने का तो अल्टीमेटली लोग सफ़र करेंगे। तो इसलिए अब यहाँ पर ये चीज़ लेकर के आए हैं कि भाई 30 दिन से ज़्यादा अगर वो जेल में है और 5 साल से ज़्यादा की अगर वो सज़ा है, तो ऐसे में वो अपनी जो पोस्ट है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर को कौन हटाएगा ऐसी सिचुएशन में? तो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट हटा देंगे, चीफ मिनिस्टर को वहाँ का गवर्नर हटा देगा, और जो आपके ऐसी एरिया है जो कि यूनियन टेरिटरीज में आते हैं, अगर उनके सीएम के साथ ऐसा कुछ है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ पर है वो उनको हटा देंगे। इससे पहले भी कई सारी चीज़ें हो रखी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो सेक्शन 8 जो है उसका 1, 2, 3 स्पेसिफिकली इसकी बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो 2 साल से ज़्यादा की सज़ा भुगत रहा है या उसके खिलाफ केस हुआ है और अगर वो प्रूव हो जाता है, उसको सज़ा हो जाती है, तो ऐसे में उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन होता क्या था कि ये लॉ तो ये है, लेकिन जैसे ही उसको पद छोड़ने के लिए मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है ये गुनहगार है, 10-15 साल मान लो केस चला, फिर कह दिया गुनहगार है, और जैसे ही उसने गुनहगार कहा तो हाथों हाथ क्या करते थे, हाई कोर्ट में अपील कर देते थे। अब जैसे ही हाई कोर्ट में अपील हुआ, 10-15 साल हाई कोर्ट में चला, उसके बाद वो क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता था। तो 15-20 साल यहाँ निकाल लेता था, 15-20 साल यहाँ निकाल लेता था, और 15-20 साल यहाँ निकाल लेता था। तो ऐसे में भाई ने तो अपना जीवन जी लिया पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी गलत होती थी, और ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिलता था कि भाई जितने भी पॉलिटिशियंस थे उसमें ज़्यादातर क्रिमिनल्स होते थे। तो इसलिए क्या हुआ, रिसेंटली लगभग 10 साल हुए हैं इसको, कि सरकार ने यहाँ पर जो है उसके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है वो एक जजमेंट दिया, और उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2 साल से ज़्यादा के अंदर अगर आप, जैसे ही आपको एक बार कह दिया कि भाई आपकी गलती है और आपको दोषी करार कर दिया गया, तो आपको हाथों हाथ अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये जो जजमेंट था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था, और काफ़ी ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिले थे। इसका मेजर रेपरकशन जो है वो देखने को मिला कि आपके
लालू प्रसाद यादव जो थे, लालू प्रसाद यादव जो है उनको हाथों हाथ अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी, जेल जाना पड़ा चारा घोटाले के लिए। तो यहाँ पर इसमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि लगभग कोशिश की गई कि किस तरह से जो है वो पॉलिटिशियंस जो हैं वो कंट्रोल ना कर सके वैसे लोग जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के, ठीक है ना। और जो 2013 का केस था उसने बहुत बड़ा इफेक्ट डाला। नाम क्या था उसका? तो लिली थॉमस, थॉमस वर्सेस यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस केस के कारण से काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर पलट गई। हालांकि आज भी कई सारी चीज़ें इसके अंदर सोचने की है, क्योंकि कई सारे चेंजेस रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि आज भी लगभग 18 to 20% जो MPs हैं पार्लियामेंट के अंदर, दे आर हैविंग सीरियस क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट देम। यहाँ तक कि देशद्रोही के चार्जेस जिन देशों पे, जिन व्यक्तियों पे लगे हुए हैं, है ना। जैसे आपको पता होगा कि तकरीबन 2021 के आसपास में जो है वो खालिस्तानियों की एक जो है वो शुरू हुई थी वापस पंजाब के अंदर, और ये चीज़ बढ़ते बढ़ते 2023 में बहुत आगे आ चुकी थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो इनको जो लीड करने वाला व्यक्ति था, जो खालिस्तानी की इतना ज़्यादा काम करता था, जिसको सरकार ने अरेस्ट करके उसके बाद में जेल में डाला, ये व्यक्ति आज जेल में रह करके उसने चुनाव लड़ा MP का, और इसका इफेक्ट ये हुआ कि वो चुनाव जीत भी गया, और आज वो देश का MP है और उसको अलग देश चाहिए भारत से, ठीक है। तो ऐसी खतरनाक सिचुएशन देश में है, तो इसको रोका जाना चाहिए। उसके बाद में क्या है, 5 years ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसमें ऐसा क्या है, पुराने वाले से अलग क्या है? नई वाली में पुराने वाले से अलग ये चीज़ देखने को मिलती है कि नॉर्मली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके अंदर ये चीज़ सामने आती है कि नई एजुकेशन पॉलिसी मोस्ट प्रोबेबली जो है वो पहले वाले से का एडवांस वर्जन है। आज की सिचुएशन के हिसाब से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में लगभग ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। इसके अंदर ये सामने आता है कि सबसे पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले 10th के बाद में सब्जेक्ट लेना होता था, तो अब क्या कर दिया, 9th क्लास के बाद में बच्चों को सब्जेक्ट दिलाएंगे। और दूसरी चीज़, सब्जेक्ट के अंदर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ही हो। इसके अंदर आप अकाउंटेंसी करते हुए फिजिक्स लेकर के उसके साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, है ना। तो ऐसे में डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। सेकेंडली, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 6th क्लास से। इसका मतलब क्या है कि कुछ लाइफ स्किल्स दी जाएगी बच्चों को। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है कि जो बच्चा 10वीं 12वीं से निकलता है तो उसके पास में ऐसा कुछ नहीं होता जिससे कि वो पैसे कमा सके, इनकम जनरेट कर सके। लेकिन अब क्या होगा, जैसे मान लो स्कूल का बच्चा है कोई, तो स्कूल में आपको जो है वो बच्चे को मान लो घड़ा बनाना सिखा दिया, है ना, पॉटरी सिखा दी। और जैसे मान लो कोई लड़कियां हैं, है ना, तो उसको मान लो सिलाई सिखा दी, है ना। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि गांव के अंदर एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू होगा, है ना, और उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे शहरों में बच्चे हैं तो उनको कोडिंग सिखा दी गई, AI सिखा दिया गया, है ना, ऐप्स कैसे बनाई जाती है वो सिखा दिया गया। तो और कुछ हो नहीं हो, लेकिन बच्चा अपनी एक आगे चल करके एक स्किल उसके पास होगी जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकेगा, अपनी लाइफ स्टाइल सस्टेन कर सकेगा, लाइफ मेंटेन कर पाएगा, है ना। ये भी चीज़ शुरू हो रही है। सेकेंडली, इसमें कहा गया है कि भाई 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला भी काम में लिया जाए। हालांकि उसका विरोध चल रहा है, सब जगह अप्लाई नहीं हो रहा है वो, लेकिन कोशिश उसकी की जा रही है। अब ये चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर ये जो चीज़ देखने को मिली है कि भाई 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये क्या चीज़ है, ये कहती है कि हर जो बच्चा है उसको 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। एक उसकी मातृभाषा, दूसरी उसकी राष्ट्रभाषा, और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, है ना। तो मातृभाषा के अंदर जैसे मान लो सपोज करो कि भाई किसी की मातृभाषा हिंदी ही है ना, तो आपको हिंदी, फिर नेशनल जो राष्ट्रभाषा है तो उसके अंदर हिंदी अगर आपने ले ली तो उसके अलावा दूसरी जो लैंग्वेज हो नेशनल, जैसे मान लो संस्कृत ले ली, और फिर तीसरी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश आ गई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें चलती थी। साउथ के अंदर यहाँ पर काफ़ी इशू हुआ, क्योंकि साउथ वालों का ये मानना था कि भाई हम लोग 3 भाषाएं सीखें। पहले हम तमिल सीखें, उसके बाद हम लोग नेशनल के अंदर जो है वो हिंदी सीखें, और उसके बाद में इंटरनेशनल के अंदर हम लोग इंग्लिश सीखें। तो ये गलत बात है, हम इतना ज़्यादा इंग्लिश हिंदी हिंदी क्यों कर रहे हो, हाँ हमारी भाषा में क्या दिक्कत है ना। तो ये थोड़ा इशू वहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा ओवरऑल पॉलिसीज़ अच्छी हैं। पॉलिसी के कई टारगेट्स हैं, जैसे 2030 तक उनको सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर लगभग 70-80% या फिर 100% कई जगहों पे एनरोलमेंट चाहिए। 2035 तक यहाँ पर इनका कहना है कि 70% कॉलेजेस में एनरोलमेंट हम लोग लेकर के आएंगे, है ना। आज की डेट में 25-26% लोग ही कॉलेज जाते हैं, बाकी कोई कॉलेज नहीं जा रहा है, और जो कॉलेज जाते हैं वो भी बहुत लिमिटेड लेवल की तैयारी करते हैं और लास्ट में पास होने की कोशिश करते हैं, है ना। तो वो चीज़ें इंडिया में सुधारने की कोशिश है, और उस चीज़ के तहत ये पॉलिसी सामने आती है। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025, इसके अंदर समझने की चीज़ें खास नहीं है ना। पोर्ट्स जितने भी हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर आप अगर गौर करोगे तो
चीज़ें जो देखने को मिलती है वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं उनके अंदर ये चीज़ देखने को मिल रही है दैट वो सारे के सारे पोर्ट को हम लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। प्राइवेटाइज करने का मतलब क्या है कि इन पोर्ट्स के अंदर जो है वो नॉर्मली पहले पोर्ट सरकार चलाती थी, लेकिन अब क्या होगा, प्राइवेट लोगों को प्रोवाइड करेंगे पोर्ट्स कि वो लोग उसको एफिशिएंटली चला सके और बदले में जो उनको फीस लेनी है लोगों से वो फीस ले सकें, है ना। तो ऐसे में हमारे जो पोर्ट है उनको बेहतर बनाया जा रहा है। अगर इंडिया के पोर्ट्स अपन देखते हैं तो नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि इस साइड के जो पोर्ट्स हैं, चाहे वो मुंबई का पोर्ट हो, चाहे मैंगलोर का पोर्ट हो, या कोच्चिकुड वाला पोर्ट हो, तो ऐसे जितने पोर्ट्स हैं ये काफ़ी अच्छे पोर्ट हैं। वाधवन पोर्ट हो यहाँ पर, है ना, तो काफ़ी अच्छे पोर्ट्स हैं। और इन पोर्ट्स की विशेषता क्या है कि इनमें गहराई पूरी है ना, 20-20 मीटर तक की गहराई है, तो बड़ी से बड़ी शिप अंदर तक आ सकती है ना। वहीं अगर आप इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ जो पोर्ट्स हैं उनके अंदर गहराई नहीं मिलेगी। जैसे आपका जो मद्रास का पोर्ट है तो गहराई नहीं मिलती, है ना। जैसे आपके जो विशाखापट्टनम का पोर्ट है, कोलकाता के पोर्ट में तो सिचुएशन ये है कि इतना पानी कम है कि हुगली नदी जो है, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी है आपकी गंगा की, उसका पानी लेकर के इसमें डालना पड़ता है, तब जाकर के उसमें इतना पानी होता है कि भाई वो कुछ कर सके, है ना। तो इतना कम पानी उसमें रहता है, तो नाव फंस जाए, इतना ज़्यादा कम पानी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, ताकि कोई भी वहाँ पर जो है वो पहुँच सके। तो हमारी ये जो पोर्ट है और तकरीबन 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, उसका बेनिफिट करने के लिए हम लोग पोर्ट्स एक जैसे कर रहे हैं, पोर्ट को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। नॉर्मल क्या होता है, हर पोर्ट का अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि भाई इस तरह से यहाँ पर सामान आएगा, इस तरह से पैक होगा, इस तरह से यहाँ पर जाएगा कंटेनर में, ऐसे ऐसे डालेगा। लेकिन सबका अलग अलग होता है, तो वो भी अलग चीज़ गलत चीज़ है। तो ऐसे में सबको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस दे रहे हैं, सबको साइंस के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ रहे हैं ताकि काम फास्ट हो सके। क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी पहले इकोनॉमिक सर्वेज में, जहाँ पे ये बात कही गई थी कि इंडिया के अंदर जो चीज़ को एक्सपोर्ट करने और पहुँचाने में 64 डेज लगते हैं, इटली वही काम 4 दिन में कर देता है। 3 से 4 दिन, 3 दिन था शायद, 3 दिन में कर देता है। तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो काम है वो एफिशिएंट नहीं है ना। उसको एफिशिएंट बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ऑनलाइन गेमिंग की यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है, जहाँ पर ये सामने आता है दैट ऑनलाइन गेमिंग इंडिया के अंदर जो चल रही है, जैसे आपका ड्रीम 11 है ना। अब ये ड्रीम 11 वगैरह क्या है, ये एक तरह से जुए का, या जिस तरह से जुआ लोग खेलते हैं, जिस तरह से लोग बेटिंग करते हैं, तो उसी का पार्ट देखने को मिलता है। लेकिन एक्चुअल में क्योंकि इसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि ये नॉर्मल लग रहा था, तो लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब होता क्या है कि इसके अंदर लाखों में से कोई एक व्यक्ति जीतता है ना, और बाकी सबके पैसे हारते हैं। तो ऐसे में एक तरह का जुआ ही हो गया ये। और इतने टाइम तक सरकार देख रही थी, लेकिन फिर सरकार को भी लगेगा ये तो चीज़ ठीक नहीं है। तो सरकारी जो बिल लेकर आई है, उसके तहत सरकार ने क्या कर दिया है, इस तरह के जो भी गेम हैं जो कि लक और चांस पर डिपेंड करते हैं, उन सबको हटा दिया है, उन सबको इलीगल घोषित कर दिया है। जैसे ड्रीम 11 वगैरह जितने भी, उन सबको अब रोक दिया जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी कि ऐसे गेम्स जिसके अंदर मॉनिटरी चीज़ इन्वॉल्व है लेकिन स्किल का काम है, जैसे सपोज करो वहाँ पर आ गया कि भाई जो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा या इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे देगा तो उनको 10 रुपये मिलेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, आपके नॉलेज के बेस पर वो पैसे मिल रहे हैं आपको, है ना, आपकी स्किल के बेस पे पैसे मिल रहे हैं, तो वो चीज़ गलत नहीं होगी। ऐसे गेम्स चल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बाई चांस गेम चल रहा है कि भाई ड्रीम 11 पे टीम बना लो, अब आपको क्या पता वो टीम का मेंबर आज खेलेगा या नहीं। तेंदुलकर खुद भी 0 पे कई बार आउट होता है ना। तो ऐसे में वो सारे 11 के 11 प्लेयर की आप गारंटी कैसे ले रहे हो। तो कौन कब खेल पाएगा, कितना खेल पाएगा, ये तो सिर्फ लक बाय चांस है ना। इससे बढ़िया तो एक ऐसा गेम भी शुरू कर दो कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो आपके हाथ में ये चीज़ है नहीं। आप कोशिश कर सकते हो प्रिडिक्ट करने की कि भाई ठीक है बादल आ रहे हैं तो संभावनाएं हैं शायद बारिश हो जाए, लेकिन इसके ऊपर आप अगर पैसे खेल रहे हो तो वो प्योरली लक पर खेल रहे हो ना। आपकी स्किल क्या हो इसके अंदर, है ना। बादल तो सामने वाला भी देख पा रहा होगा। तो ये सब चीज़ों के कारण से यहाँ पर इस तरह की जो काम है, इस तरह की जो गेम्स हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो लक या चांस इन्वॉल्व है, उनको सबको हटा रहे हैं और उनको बैटिंग का ही करार दिया जा रहा है कि उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि जो बाकी गेम्स हैं जो कि स्किल बेस्ड हैं तो वो चल सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसे गेम्स जिसमें मॉनिटरीली कुछ इन्वॉल्व नहीं है तो उनको चलाया जा सकता है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज निसार सैटेलाइट। निसार सैटेलाइट का मतलब यहाँ पर क्या है, ये एक सैटेलाइट है बेसिकली जिसके अंदर हमने यूएस से सपोर्ट लेकर के और वेदर फोरकास्टिंग को और ज़्यादा बढ़िया बनाने की कोशिश करी है ना। अब होता क्या है, देखो दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, है ना।
कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। होता, आप लोगों ने सुना होगा GSLV एंड PSLV, ये दो तरह के रॉकेट छोड़े जाते हैं, है ना। तो किसको छोड़, कहाँ कौन से एरिया के लिए छोड़े जाते हैं, है ना। तो एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, एक होता है आपके जियो ऑर्बिट। अब जैसे अर्थ है, अर्थ से अगर मैं इतना दूर हूँ या इतना दूर हूँ, जस्ट अ सेकेंड, सपोज कीजिए अर्थ से कोई व्यक्ति इतना दूर है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका लो अर्थ ऑर्बिट, है ना, कि 300-400 किलोमीटर दूर है अर्थ से और अर्थ को इस तरह से देख पा रहे हैं घूमता हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट। और यहाँ इस एरिया की विशेषता क्या है कि यहाँ से बैठ करके अगर कोई कैमरा है जो कि हाई रेजोल्यूशन का है, तो वो अच्छे से इंडिया को, पाकिस्तान को, चाइना को, नेपाल को, सबको बढ़िया तरीके से देखता है। उनको पता है कि किस तरह से चीज़ें करनी हो सकती है, तो क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे है, तो वो इस जगह से, इस लेवल से जो है वो सही से दिख सकती है। लेकिन इस लेवल की दिक्कत क्या है कि इस लेवल के ऊपर यहाँ पर जो भी चीज़ रहेगी, क्योंकि वो अर्थ के पास में है, तो वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगी। तो ऐसी चीज़ को रोकने के लिए जिन एरिया के अंदर ऐसी सैटेलाइट भेजनी है जिसको अर्थ को देखना नहीं है ना, उसके ऊपर कैमरा लगा के नहीं देखना है, तो ऐसी सैटेलाइट्स इस लो अर्थ ऑर्बिट में ना रख के कहाँ रखते हैं, तो जियो ऑर्बिट में। तो ये कितनी दूर है, ये 35,000 किलोमीटर्स दूर है, 35-36 हज़ार किलोमीटर दूर है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये स्थायी रहेगी, और दूसरा जहाँ जहाँ ये इंडिया घूमेगा उसके साथ ये घूमती रहेगी, है ना। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको कम्युनिकेशन सालों तक मिलता रहेगा इसकी हेल्प से, और यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं आती। तो अभी जो सैटेलाइट छोड़ी है वो ये जियो वाली नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें उससे तो वेदर फोरकास्टिंग करनी है, पास का देखना है। तो वो कौन सी सैटेलाइट है, जो पास में है, जो एकदम अर्थ के पास में है और लियो अर्थ ऑर्बिट में है, निसार सैटेलाइट जो है। और वो क्या करेगी, मौसम को देख करके बताएगी कैसे क्या चीज़ें हैं और किस तरह से वेदर फोरकास्टिंग को और अच्छा किया जा सकता है ना। तो ये निसार सैटेलाइट का यहाँ पर देखने को मिलता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, अब देखो इसमें गौर करते हैं हम लोग। इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली जो पेट्रोल होता है वो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, तो उसके अंदर रिसेंट टेक्नोलॉजी ये कहती है कि आप पेट्रोल के अंदर इथेनॉल जोड़ सकते हैं। अब इथेनॉल क्या होता है, तो इथेनॉल नॉर्मली जो भी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास है, जैसे फॉर एग्जांपल राइस है ना, राइस हस्क है, या फिर आपके जो है वो चना वगैरह है या बीन्स हैं, तो इनसे, इनको काम में लेकर के और इससे इथेनॉल बनाया जा सकता है और उसको मिलाया जा सकता है पेट्रोल में, और वो वैसे ही काम करेगा, है ना। अब होता क्या, जैसे सपोज करो आपने 20% इथेनॉल मिला लिया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि आपको 20% पेट्रोल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा इंडिया में, है ना। और इसका भी बेनिफिट जो है वो अल्टीमेटली देश के एक्सचेकर को मिलेगा कि भाई आपकी कॉस्ट कम लगेगी पेट्रोल को लाने की। दूसरा क्या होगा कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अगर काम में आ रही है तो किसान को भी फ़ायदा होगा। किसान का जो भी रेसिड्यू रह जाता है, जो भी चीज़ रह जाती है, जो भी चीज़ वो बनाता है, उन सबको उससे सब से जो है वो एथेनॉल बनाया जा सकता है। तो रिसेंटली सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, सरकार ने जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट था, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। हमारे इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट था उसको यहाँ पे सरकार ने जो है वो कंप्लीट किया है। कितना अचीव किया है, तो सरकार ने यहाँ पर 20% इथेनॉल ब्लेंड किया है पेट्रोल में बाय 2025, और नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं, उल्टा उससे एडवांस चल रहे हैं ना। अब हमारा एम है 27% बाय 2030, ये चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उनके जो बच्चे हैं उनका खुद का एथेनॉल का बिजनेस है, इसलिए शायद ये चीज़ को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ पहले से ही प्लान्ड थी, है ना। तो ये भी एक इशू यहाँ पर देखने को मिलता है। कितने तरह के होते हैं ये, तो इसमें गौर करें। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन का जो बायोफ्यूल है वो किससे बनता था, तो कॉर्न से, स्टार्च से, शुगर से यहाँ पर बनता था। फिर सेकंड जनरेशन आया, ये किससे बनने लगा, तो राइस हस्क से बन जाता है, वुड चिप्स से बन जाता है, यानी कि जो कचरा होता है आपके खेतों का उससे बन जाता है। थर्ड जनरेशन किससे बनने लगा, तो एल्गाई से बन जाता है, जो आपकी काई होती है, एल्गाई होता है, उससे बन जाता है। और फोर्थ जनरेशन किससे बनता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स जो है उनसे वो बन जाता है, यानी कि नए क्रॉप जो जेनेटिकली इंजीनियर करके आप बनाते हो उससे भी वो चीज़ बन जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर,
कोप 15 रामसर कन्वेंशन। देखो रामसर कन्वेंशन के अंदर रिसेंटली कोप 15 हुआ है। रामसर कहाँ है? रामसर बेसिकली एक जगह है जो कि आपके कास्पियन सी और ईरान जो है, ईरान के अंदर जो कास्पियन सी से एरिया टकराता है, तो वहाँ पर रामसर नाम का एक शहर है। वो शहर के अंदर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हरियाली, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया शहर माना जाता है वो बड़ा। और रामसर के अंदर जो है यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी 1971-72 के अंदर, जहाँ पर ये तय किया गया था कि दुनिया में जितने भी ऐसे इलाके हैं जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड मतलब जो कि दलदली इलाका है या फिर नॉर्मली जहाँ पर पानी रहता है, कभी कभी ज़मीन हो जाती है, कभी पानी रहता है, यानी कि बहुत हरे लश ग्रीन एरियाज़ हैं, इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बायोलॉजिकली पूरा जो फ्लोरा और फौना है वो बहुत डिपेंडेंट है ऐसी जगहों पर, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इसलिए रामसर कन्वेंशन बनाई गई, और इस रामसर कन्वेंशन के कारण से यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली कि जो रामसर कन्वेंशन है उसके कारण से इस पूरे इलाके के अंदर, ये जो पूरा इलाका है रामसर कन्वेंशन के हिसाब से बहुत अच्छा जो है वो चलने लगता है। और जितने भी जैसे इंडिया के अंदर कई सारे जो है एरिया, नॉर्मल 91 ऐसी साइट्स हैं इंडिया के अंदर जो रामसर कन्वेंशन के अंदर आ रही है ना। तो वो चीज़ भी एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी उतने एरिया का प्रोटेक्शन शुरू हो चुका है ना। तो ये उसी की जो कोप 15 की यहाँ पर समिट देखने को मिली, इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इंडिया में क्या सिचुएशन है तो वो भी इसमें देख रखी है। इंडिया में सिचुएशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ हैं तो यूके, मैक्सिको और फिर इंडिया कितनी है? 91 है। इसके अलावा इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड जो है वो चिली का लेक उड़ीसा के अंदर है। दुनिया का फर्स्ट वेटलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है ना। और लार्जेस्ट वेटलैंड सुंदरबन है, स्मॉलेस्ट जो है वो हिमाचल में है। इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल वेटलैंड भोज वेटलैंड है, और क्वीन और वेटलैंड हरिकसर कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो सामने आती है। दिव्या देशमुख जो है उनको FIDE वुमेन वर्ल्ड कप 2025 बेसिकली चेस का चैंपियन ये बन गई है, दुनिया के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। इससे पहले आपको अगर याद हो तो इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर डी गुकेश जो थे उन्होंने जो है बेसिकली यहाँ पर मेडल जीता था। और वैसा अब यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप जो है वो अब दिव्या देशमुख जीती है। तो एक तरह से वर्ल्ड जो चेस का जो वर्ल्ड है उसके अंदर इंडिया की एक आप कह सकते हो कि महारत होने की तरफ जा रहे हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा जो मैग्नस कार्लसन है जो कि सबसे खतरनाक प्लेयर माने जाते हैं, उनको भी जो प्रज्ञानंद है उन्होंने 2 बार हरा दिया है, और डी गुकेश ने भी 2 बार उनको हरा दिया है। तो ये भी चीज़ ख़त्म हो गई है कि भाई उनको हराना संभव नहीं है, तो वो काम भी हम लोगों ने किया है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है। इस साल का भी जो FIDE का वर्ल्ड कप होने वाला है उसका भी होस्ट इंडिया होने वाला है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो चेस के अंदर इस साल बहुत कुछ हो रहा है और आपके पेपर में आने की संभावनाएं हैं, तो ये चीज़ यहाँ देखने को। तो ये थी अब हमारी आज की क्लास। इसके अलावा और कुछ हो, कुछ आपको पूछना हो, कोई बताना हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम लोग जो है वो उसको आपको आगे अपलोड कर देंगे, या ऐसे कोई अगर पूरा वीडियो बनाने की आवश्यकता हुई तो वो भी बना देंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।